देखिए सॉल्यूशंस में हम कर रहे हैं रिविजन्स और सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जिससे नंबर आ सके, है ना। तो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो, अगर हम किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास लिक्विड है, इस लिक्विड में लिक्विड वॉलेटाइल है, यानी ये वेपर्स बनाता है, तो वेपर्स बना रहा है लिक्विड, तो ये वॉलेटाइल लिक्विड है और इसके अंदर मैंने कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है, ऐसा सॉल्यूट जो वेपर नहीं बनाता। तो जैसे कि चीनी के वेपर्स नहीं होते, नमक के वेपर नहीं होते, तो ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला। जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो जो सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर है? तो पॉइंट इज दिस, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से वॉलेटाइल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर हो जाता है कम। आओ जल्दी। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है कम, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पर, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमारा हो सकता है कोई भी शुगर, सॉल्ट एटसेट्रा। तो वेपर प्रेशर की बात करें अगर हम, तो वेपर प्रेशर होता है P नॉट सॉल्वेंट का, तो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लिखते जाएंगे साथ साथ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। जब हमने इसके अंदर कुछ डाल दिया तो इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। नाउ इट हैज बिकम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया। तो कितना लोअरिंग होती है, कितना अमाउंट में लोअरिंग होती है, उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, P नॉट माइनस P। P नॉट माइनस P माने ओरिजिनल माइनस फाइनल। ओरिजिनल क्या था? P नॉट, और फाइनल क्या था? P। P नॉट माइनस P विल बी लोअरिंग। और अगर रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मीन्स हम डिवाइड कर दें ओरिजिनल से, तो P नॉट से हमने क्या कर दिया? डिवाइड। P नॉट माइनस P बाई P नॉट इज रिलेटिव लोअरिंग। कैसी लोअरिंग है? लोअरिंग होती P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इज रिलेटिव टू द ओरिजिनल, तो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग। ये वाली बात क्लियर है? P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज फाउंड टू बी मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, कि कितना मोल्स हमारा सॉल्यूट गया है उसके इक्वल होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज Chi2। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद है सबको? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है N2 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज मोल्स ऑफ 2 अपॉन मोल्स ऑफ 1 प्लस मोल्स ऑफ 2। यहाँ पे 2 इज द सॉल्यूट एंड 1 इज द सॉल्वेंट। तो मोल्स निकालने गिवन मास बाय मोलर मास करके और उसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो मोल्स। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो रिलेटिव लोअरिंग है वो मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन से। अगर वो मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है कि ये जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा उतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ती है, उतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ती है। इनफैक्ट यही इसकी डेफिनेशन है। The colligative properties are the properties that depend upon the amount of solute. Properties that depend upon the amount of solute and not on their nature. Properties that depend on amount of solute and not on the nature of solute. ये तो क्या होता है? सॉल्यूट है, सॉल्वेंट। 2 is solute and 1 is solvent. जल्दी करें। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नोट कर लिया सबने? तो अगर हम वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाएं विद मोल फ्रैक्शन, जैसे वेपर प्रेशर, जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता है वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है काय, तो वेपर प्रेशर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ओरिजिनली जब मोल फ्रैक्शन 0 था तो ये P नॉट था, ये क्या था? P नॉट। ये ग्राफ समझ आया राहुल? मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा उतनी जल्दी वेपर प्रेशर लोअर होगा ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और लोअरिंग होती जाएगी तो वो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। और मैक्सिमम प्योर सॉल्वेंट का होगा, और प्योर सॉल्वेंट का मैक्सिमम कितना होता है? P नॉट। ठीक है, नोटेड।
इसके क्वेश्चन करेंगे। मिटा दो इसे। जैसे ही वेपर प्रेशर रिड्यूस होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब नोट कर लियो, ये वाले नोट कर। जैसे फॉर एग्जांपल तो पता है कोई लिक्विड बॉइल कब करता है, हमारे ऊपर हमेशा एक 1 atm का ब्लैंकेट होता है। हमारे सर पे इतनी सारी गैसेस हैं, जो स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, इन सारी गैसेस का प्रेशर हमारे सर पे लग रहा होता है। दिस इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना होता है? 1 atm। ठीक है। अच्छा, ये प्रेशर जैसे वाटर है तो वाटर के ऊपर भी लग रहा है। वाटर का भी अपना प्रेशर है, हम मानते हैं। हर एक लिक्विड ऊपर वेपर्स बनाता है। जो हम स्विमिंग पूल के पास जाते हैं तो वो ह्यूमिडिटी फील होती है, या ओशन के पास जाते हैं तो ह्यूमिडिटी फील होती है। क्यों? क्योंकि वो वेपर प्रेशर फील कर रहे हो तुम लिक्विड का, है ना। वो उसका प्रेशर तुम्हारे मुंह पे लग रहा है तो वो ह्यूमिडिटी की तरह दिखाई दे रहा है ना। तो इसी तरीके से ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है। ये क्या है? PH2। पी या P0, अभी इसमें कुछ भी नहीं है तो ये क्या हो गया? P0 है, मतलब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर। ठीक है। अब हम इसको हीट करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? हीट। तो हीट करने से ज्यादा से ज्यादा लिक्विड ऊपर जाएगा, हाँ या ना। लिक्विड ज्यादा ऊपर जाएगा तो दैट मीन्स वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और इस समय पे ये ब्लैंकेट टूट जाएगा जो इसको यहाँ पे रख रहा था। क्यों? स्विमिंग पूल के पास ही क्यों मॉइस्चर फील होता है, या ओशन के पास ही क्यों ज्यादा फील होता है, बाहर क्यों नहीं? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको दबाए रखता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको क्या रखता है? दबाए रखता है। तो इसमें वेपर बड़ी जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे? वेपराइज हो जाएंगे। और जब वो वेपराइज हो जाएंगे तो इस केस में सारा वेपर्स जब बाहर जाना शुरू कर जाएंगे तो लिक्विड और जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो लिक्विड की बॉइलिंग स्टार्ट होती है व्हेन बॉइलिंग अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जल्दी से लिख लो। बॉइलिंग अकर्स व्हेन vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure। ठीक है। यस। तो पॉइंट इज दिस कि वेपर प्रेशर, अच्छा पी क्या है? वेपर प्रेशर। अगर हमें पता है जब हम हीट करते हैं, अच्छा जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया? चीनी। चीनी डालने से ये वेपर प्रेशर हायर हुआ था या लोअर? कम हुआ था। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बढ़ा था तो वेपर प्रेशर क्या हो गया था? कम, है ना। तो ये वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग जल्दी होगी या मुश्किल से होगी? मुश्किल से होगी। क्यों? क्योंकि जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, चीनी डाला तो पानी का प्रेशर कम, चीनी डालने से पानी का प्रेशर कम, पानी का प्रेशर कम तो पानी बड़ी मुश्किल से 1 atm तक पहुंचेगा। तुम्हें टेम्परेचर और देना पड़ेगा। पहले 100 डिग्री पे पहुंच जाता था, है ना अक्षज, और अब वो 100 डिग्री से ऊपर पहुंचेगा, 101 या 100.5 ऐसे। तो इसी कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारी सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो दिस लीड्स टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमने देखा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली रिलेट नहीं करता। सपोज ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाज T1 वाज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। अच्छा, T2 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? इसके अंदर डिफरेंस है डेल्टा TB, दैट इज T2 माइनस T1। हमने ये पाया डेल्टा TB जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलैलिटी से।
तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। के बी एक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, मतलब जितना मोलैलिटी बढ़ेगी उतना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ज़्यादा होगा। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, एक ये फॉर्मूला है, ये यूज़ करना भी हमें, नोट करें इसे। कितना टेम्परेचर बढ़ता है, कितना एलिवेट होता है, वो मोलैलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है मैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला है W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू W1। ये इसमें W2 है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, W1 है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, M कैपिटल M इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड कैपिटल M, बस यही है, कैपिटल M2 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये सब चीज़ों को यूज़ करके हम फॉर्मूला बना लेंगे। इसी तरीके से इसका एक ग्राफ भी था। इसका ग्राफ ये था कि यहाँ पे हमने रखा टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर्स बढ़ते हैं या कम होते हैं? टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऐसे जाएगा सॉल्वेंट का, किसका? सॉल्वेंट का। और यहाँ पे हमने रखा है प्रेशर 1 atm। जैसे ये 1 atm के इक्वल हो जाता है, जिस टेम्परेचर पे प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का। ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। सोल्यूशन का जब हम चीनी डाल देते हैं तो पानी का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, क्या हो जाता है? कम। तो उसकी सोल्यूशन की जो लाइन होगी वो उससे नीचे होगी, ये सच है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट से क्या रहेगा? कम। तो सोल्यूशन का लाइन नीचे रहेगी क्योंकि उसमें चीनी भी है, नॉन वोलेटाइल चीज भी है। इसकी वजह से वो 1 atm पे पहुंचेगा पर थोड़ा सा दूर, और थोड़ा सा दूर पहुंचेगा तो ये पहुंचेगा T2 पे। किस पे पहुंचेगा? और ये क्या है? डेल्टा टीबी। ये क्या है? डेल्टा टीबी, यानी कितना बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आया है। ग्राफ क्लियर है राहुल? क्लियर, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम। बी, के बी इज कॉल्ड इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम। एम को हम खोलते हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू W1। ये हमारा फॉर्मूला है बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। नोटेड? नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो मेल्टिंग पॉइंट। तो कई जगह पे मेल्टिंग पॉइंट लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, दैट इज ऑल्सो फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, अगर हम एक आइस की बात करें, आइस एक सॉलिड है, आइस कब मेल्ट होता है? आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री। कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे आइस जो है वाटर बन जाता है, वाटर जो है आइस बन जाता है। तो H2O लिक्विड कैन बिकम H2O सॉलिड, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है? लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता होगा या सॉलिड? लिक्विड ज्यादा वेपर बनता होगा या सॉलिड? लिक्विड ज्यादा वेपर बनता होगा। पर तुमने देखा बर्फ के ऊपर भी धुआं सा होता है, तो यानी बर्फ भी वेपर बनती है सीधा, है ना। तो बर्फ का भी वेपर प्रेशर होता है। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड है, ये वेपर प्रेशर ऑफ आइस है। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ आइस, वो कम है, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ज्यादा होगा। तो जिस समय पे वाटर हम ठंडा करते हैं चीजों को तो वेपर प्रेशर कम होता जाता है। जिस समय पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विल बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ आइस, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। उसे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे हमारे यहाँ पे अगेन प्रेशर है और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यानी वाटर का वेपर प्रेशर इज लाइक दिस, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऐसे था। और तुम्हें याद है सोल्यूशन का कैसे था? सोल्यूशन का उसके नीचे जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से आइस का जाता है, आइस का कुछ इस तरीके से जाता है, या सॉलिड का आइस का कैसे जाता है? ऐसे, ऐसे, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है आइस का, ठीक है। तो पहले जो है सॉल्वेंट का ये था T1, क्या था? T1। फिर अब सोल्यूशन का कितना है? ये तो ज्यादा हो गया, गलत कर रहा हूं। ये लाइन ऐसे जाती है आइस की। सॉलिड के वेपर प्रेशर की जो लाइन है
दिस गोज लाइक दिस, तब भी हमसे कम जाएगी ना नीचे की तरफ ऐसे ऐसे में देखा ना नीचे जाएगी पहले Solvent आइस की बनेगी फिर लिक्विड सॉल्वेंट के बाद सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, तो आइस की जाती है ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे हो गया डायग्राम, पर आइस की जाती है ऐसे। तो पॉइंट इज दिस, सॉल्वेंट सोल्यूशन पहले आइस पे टच करेगा और बाद में सॉल्वेंट टच करेगा। तो सोल्यूशन का टेम्परेचर T2 है क्योंकि वो बाद में आया, पहले क्या आया था सॉल्वेंट। तो इस केस में T1 बड़ा है, ओरिजिनल वाला बड़ा है, और T2 क्या है छोटा। ये आइस के वेपर प्रेशर है, आइस का वेपर प्रेशर भी ऊपर जाएगा टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, बट वो लाइन इस साइड पे है। तो इस वजह से सॉल्यूशन जो है उसका वेपर प्रेशर जो है कम है, और सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम है जिसपे वो आइस की इक्वल होती है, और सॉल्वेंट का हाई है। तो इस केस में हमें अगेन अगर हमें डेल्टा TF चाहिए कि कितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो डेल्टा TF इस केस में ये ध्यान रहे ये T1 माइनस T2 है, क्योंकि T1 बड़ा है या T2 बड़ा है, इसमें T1 बड़ा है, तो हम पॉजिटिव रखने के लिए इसमें उल्टा है T1 माइनस T2। डेल्टा TB में T2 माइनस T1 है, ठीक है। तो इस केस में भी ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला सेम आता है, दैट इज KF इंटू W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू W1। यहां तक नोट कर लिया। लास्ट प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर हम क्वेश्चन करते हैं सबके। ऑस्मोटिक प्रेशर फोर्थ, फॉर्मूला सेम था, बस KB की जगह KF है। KF इज ऑल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अगर हम एक कंटेनर ले लें, ठीक है, इस कंटेनर के बीच में दो कंटेनर्स हैं, इनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। क्या लगा दी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल होते हैं सेलोफेन, पार्चमेंट पेपर, एनिमल ब्लैडर एक्सेट्रा। ये सारे क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये चीजें सल्यूट को इधर से उधर नहीं जाने देती, सल्यूट को इधर से उधर नहीं जाने देती। तो एक साइड पे हम रख देते हैं सोल्यूशन और एक साइड पे हम रख देते हैं सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सपोज सोल्यूशन रख दिया हमने, यानी कि यहाँ पे हमने कुछ मिक्स किया, नमक या चीनी डाल दी, तो सोल्यूशन है यहाँ पे, और यहाँ पे सॉल्वेंट है प्योर, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ लिक्विड, ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अगर तुम्हें लिखनी है तो लिख लो, इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब पानी कहां पे ज्यादा है, सॉल्वेंट साइड पे या सोल्यूशन साइड पे? पानी की कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा है? सॉल्वेंट साइड पे। तो यूजुअली वाटर विल मूव हेयर लाइक दिस। वाटर कैसे मूव करेगा? इधर, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे दो पिस्टन लगा दूं, एक पिस्टन यहाँ लगा दूं, ठीक है, और एक पिस्टन यहाँ लगा दूं, कौन सी पिस्टन ऊपर जाएगी? तो पिस्टन A या पिस्टन B? पिस्टन B ऊपर जाएगी, क्योंकि सारा वाटर जो है सोल्यूशन साइड पे आएगा, तो पिस्टन B ऊपर की तरफ जाएगी। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इससे बोलेंगे ऑस्मोसिस। इस केस में जो प्रेशर है, यहाँ पे P प्रेशर लगा रहा हूं एक्सटर्नल, ठीक है। अगर P एक्सटर्नल लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर है, अच्छा एक सेकेंड और, एक नई बात, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बारे में लिखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर एट विच फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जस्ट स्टॉप्स। इट इज द प्रेशर एट विच ऑस्मोसिस या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जस्ट स्टॉप्स। ऑस्मोसिस होना रुक जाता है, उसको बोलते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब मैं यहां से अगर प्रेशर लगाऊं पाए, कितना लगाऊं? पाए, तो ये उतना प्रेशर होगा जितना ये पानी लगा रहा था। जब मैं उतना प्रेशर लगाऊंगा जितना पानी इधर आने में लगा रहा था, तो वो रुक जाएगा ऑस्मोसिस। इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। तो अगर P एक्सटर्नल इक्वल टू पाई लगाऊं,
तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टॉप। ठीक है, अगर प्रेशर एक्सटर्नल मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से कम लगा रहा था या लगा ही नहीं रहा था, तो इस केस में किधर जा रहा था लिक्विड? सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, अगर प्रेशर एक्सटर्नल में लगाऊं पर ज्यादा लगा दूं, प्रेशर एक्सटर्नल क्या लगा दूं? ज्यादा देन संयम पाई से ज्यादा लगा दूं, तो इस केस में अगर मैं पाई इस पे प्रेशर ज्यादा लगा दूं एज कंपेयर टू जितने प्रेशर से वो आ रहा था, तो पानी किधर जाएगा? रिवर्स, सोल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। तो गंदा पानी साफ पानी बन जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। हम बिजली से क्या करें? प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर जो का ज्यादा होगा तो वो पीछे की तरफ मूव करेगा। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक नोट किया। तो हमने पाया ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें कंसंट्रेशन बढ़ाऊं, सी इज मोलैरिटी, इससे पहले स्मॉल एम आ रहा था वो मोलैरिटी था, अब सी आ रहा है। तो अगर मैं कंसंट्रेशन नमक यहाँ पे ज्यादा कर दूं तो प्रेशर ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा। अगर मैं यहाँ पे नमक ज्यादा कर दूं तो ज्यादा पानी इधर भागेगा। क्यों? क्योंकि पानी कंसंट्रेशन और कम हो जाएगी एज कंपेयर टू अर्लियर। तो जैसे मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसमें आर और टी हमने लगाया इस इक्वेशन में। पाई कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। कांस्टेंट क्या है इसमें? आर, और टी इज द टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो 3-4 फॉर्मुलेज हो गए, बस वो 4 फॉर्मुलेज 4 बार लिख दो, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक माइक इसके अंदर पड़ा होगा, उसको अंदर लगा के चार्जिंग पे लगाओ। यस, नोटेड। 4 फॉर्मूलेज कौन से आए हमारे पास? पहला आया पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू काई2। इसका एक और वर्जन है वो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन एक और काम हम कर सकते हैं, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट था ना। देखो मेरी बात सुनो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स ऑफ 2 अपॉन मोल्स ऑफ 2 प्लस मोल्स ऑफ 1। 1 इज सॉल्वेंट। तो अगर डाइल्यूट सोल्यूशन में होगा तो N1 बड़ा सॉल्वेंट ज्यादा होगा या सोल्यूट? अगर डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा या सोल्यूट? सॉल्वेंट ज्यादा होगा। तो N2 प्लस N1 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N1। ठीक है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन में ये चेंज हो जाता है। डाइल्यूट सोल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट बचता है। N2 इज गिवन मास ऑफ 2 अपॉन मोलर मास ऑफ 2, और N1 इज गिवन मास ऑफ 1 अपॉन मोलर मास ऑफ 1। तो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए तुम ये भी लगा सकते हो, W2 इंटू M2 अपॉन W1 इंटू M1, M2 इंटू W1, उल्टा बोला, W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी ऑस्मोटिक प्रेशर? बताएं। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, है ना। थर्ड थी डेल्टा TF विच वॉज KF इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन सेम फॉर्मूला ही है, बस KF का चेंज है, M2 इंटू W1। फोर्थ, पाई इज इक्वल टू CRT ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना। तो 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी क्वालिटेटिव की, इनको लेके आगे बढ़े। नोटेड? क्वेश्चन करें? चलो पहले बैक एक्सरसाइज से कुछ ढूंढते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2.34 कर। Vapor pressure of pure water at 293 Kelvin is 17.535 mmHg। तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, तो इज इट P और P नॉट? P नॉट।
पी नॉट गिवन है 17.535 mmHg, लिखते जाओगे साथ साथ। हाँ, अब हमें क्या गिवन है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर व्हेन 25 ग्राम ऑफ सल्यूट इज एडेड। तो W2 25 ग्राम्स ऑफ सल्यूट इज एडेड और वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं गिवन, पर इतना तो हमें याद होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, C6H12O6। इसका मोलर मास आता है 180, मोलर मास इज 180 ग्राम पर। मोलर मास आता है निकालना सबको, 12 इंटू 2 इंटू H6, 12 इंटू 1 एक्सेट्रा ऐसे। और W1 वाटर का वेट कितना है, 450 ग्राम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के वैसे दो तरीके हैं, एक तो कॉलिगेटिव का फॉर्मूला लगाओ या रॉल्स लॉ लगाओ, दोनों चल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर तुम लगाते हो तो ये फॉर्मूला होता है P नॉट माइनस P बाय P नॉट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ 2, मोल्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ 2, मोल्स ऑफ 2 वुड बी गिवन मास W25 अपॉन मोलर मास 180, 25 बाय 180, इसको सॉल्व करो। और मोल्स ऑफ 1 वाटर 450 अपॉन वाटर का मोलर मास इज 18, तो कितना आया, तो इसके अंदर तुम सिंपल ऐसे ही ले लेता हूँ, दोनों का एलसीएम से इजी आएगा, 118 और 18 है तो ऐसे ही ले लेता हूँ, अभी बाद में देखते हैं। अच्छा देखिए, P नॉट माइनस P इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, N2 कितना है, मोल्स 25 बाय 180 और ये है 25 अपॉन 180 प्लस ये है 450 अपॉन 18 प्लस 25 अपॉन 180। यहाँ तक क्लियर है। ये क्या किया, मोल्स, ये मास ऑफ वाटर है 450 और ये मोलर मास ऑफ वाटर 18, ये मोल्स ऑफ ग्लूकोज, सॉरी मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, दोनों के मोल्स निकाल लिए, फिर उसको इसमें फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब एलसीएम से कट ही जाएगा, ये तो इजी है। तो एलसीएम 180 हो गया, तो ऊपर सिर्फ 25 बचेगा। इनको 180 बनाने के लिए इसे 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये 4500 और ये 25 बचेगा, तो ये आएगा 25 अपॉन में 4525। एंड में बस हमें इसको करना पड़ेगा, पर अभी भी ये जो है P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट आया है इज इक्वल टू 25 अपॉन 4525। अगर हम रॉल्स लॉ से करते तो थोड़ा ज़्यादा इजी होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसमें ये सीधा ही P निकालते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, देखो अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं कर लेता हूं P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 25 बाय 4525। ठीक है, इसको अगर मैं अलग कर दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू 25 बाय 4525। ठीक है, इसको उधर ले जाऊं, उसको इधर ले आऊं, तो 1 माइनस 25 बाय 4525 इज इक्वल टू P अपॉन में P नॉट, तो ये आ जाएगा 4525 माइनस 25, 4525 माइनस 25 अपॉन 4525 इज इक्वल टू P बाय, तो ये आ गया 4500 अपॉन 4525 इज इक्वल टू P अपॉन P नॉट कितना है 17.5354 कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो फाइनली P वुड बी 17.54 इंटू 4500 अपॉन में 4525। ठीक है, इससे आंसर आएगा। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था यू कुड यूज रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ होता है P इज इक्वल टू P नॉट इंटू Chi1, क्योंकि सॉल्वेंट का इसमें Chi1 लगता। ठीक है, वेपर प्रेशर हमें निकालना था P इज इक्वल टू 17.535 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 वुड हैव बीन
ऊपर रखता 4 मोल्स ऑफ वन, मोल्स ऑफ वन क्या है 450 अपॉन 18 अपॉन 450 अपॉन 18 इंटू, मतलब फाइनली हम यहीं पे आते, पर ये सब कहानी नहीं करनी पड़ती उसमें, वो इजी था। ठीक है, तो तुम रॉल्स लॉ लगा के कर लो, ये रॉल्स लॉ। ठीक है, इतना लंबा करने का कोई पॉइंट नहीं था। रॉल्स लॉ में बस अगर वेपर प्रेशर ऑफ 1 निकाल रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 होगा। हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट निकाल रहे हैं ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट रखा जाएगा। तो आएंगे हम इसी पे ही, सेम 7.54 इंटू फाइनल यही आएगा। तो आंसर कितना आया, इसको डिवाइड करके बताओ। 17.2। ठीक है, एक्चुअली में तो ये 0.99 ही आएगा, ये तो बात, क्योंकि ये 4500 है और ये उससे बस 25 बड़ा है, तो न्यूमरेटर से बस थोड़ा सा बड़ा है डिनोमिनेटर, तो 0.99 ही आ रहा है। कैलकुलेटर से भी और वैसे भी कर सकते हैं अप्रॉक्स राउंड ऑफ करके, ज़्यादा 17.54 इंटू 0.99। अब अगर तुम इसको देख लो, ये 1 है तो 1 होता तो ये 17.54 होता, पर अभी 17.54 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो 17.4 होगा, फिर भी 17.25 हो रहा है, 17.54 इंटू 0.9, 17.36 आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत छोटा हो जाता अगर हम रॉल्स लॉ से करते हैं, मतलब वो तो मैंने 0.99 लिया, तो तुमने थोड़ा और बड़ा लिया होगा तो। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नहीं है, ज़्यादातर वेंट ऑफ फैक्टर के हैं, वो कराऊंगा अभी मैं इसके बाद, जब तक हम ये कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। ये करके देखो, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन 200 centimeter cube of an aqueous solution of protein contains 1.26 grams of the protein. The osmotic pressure of such a solution is found to be 2.57 into 10 to the minus 3 bar. Calculate the molar mass of the protein. अनन्या ध्यान यहाँ, फोन दे दो। 200 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या है, एक्वस सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पर हमें मोलैरिटी चाहिए होती है, सी आता है, पाई इक्वल टू CRT। इसमें जो सी आता है मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर, लीटर में करना पड़ेगा, तो ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के इक्वल होता है 1/1000 लीटर, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब विल बी 200/1000 लीटर। पहले वॉल्यूम को लीटर में कर दिया हमने, तो यार 0.2 लीटर कितना आया। ठीक है, हमेशा लीटर में होना चाहिए सी के लिए। ठीक है, अच्छा अब अगर हमें बोला जाए कि W2 गिवन है, क्या गिवन है W2 इज गिवन 1.26। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी इतना पाई। अच्छा, इससे मोल्स निकाल लें W2, और मोलर मास हमें पता नहीं है, तो मोल्स विल बी गिवन मास बाय मोलर मास, तो यानी कि 1.26/m ये होता है मोल्स, है ना। मोलर मास हमें निकालना है, गिवन मास था, मोलर मास हमें निकालना है, तो उसको मैंने m ले लिया। अच्छा, मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स कितने हैं अभी हमने निकाले 1.26/m, और नीचे वॉल्यूम कितनी है 0.2, तो कंसंट्रेशन अगर मैं इसको कट करूं जो कट सकता है, तो ये कितनी आई 0.63 कितनी आई 0.63 आई, ये गलत कर रहा हूं 0.63/m, 2 से कट गया 2 8 आएगा ना 0.68 नहीं 3 आएगा। ठीक है 0.63, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास सी आ गया, पाई हमें गिवन है, तो आर हमें पता होता है, आर क्या होता है, आर होता है कुछ बार में गिवन है, तो 0.00
0.083, ठीक है, बार पर लीटर पर केल्विन पर मोल। ये आर की वैल्यू याद रखनी है। एटीएम में होती है 0.082, बार में होती है 0.083, जूल्स में होती है 8.314। आर की अलग अलग वैल्यूज होती है। अच्छा हमारे पास आर है, सी है, पाई भी गिवन है, तो पुट कर देते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी, और इससे एम निकालेंगे। करो ये, तुम करोगे आगे। पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई क्वेश्चन में गिवन है, सी हमने ये निकाला, और आर हमें पता है, टी हमें पता है। सॉल्व करो जल्दी से, कितना टाइम लगेगा? 6.3 कैसे? 1.26, अच्छा हाँ 6.3 होगा, 0.2 था वो, 6.3। तो हमें पुट करना है, पुट करके आंसर निकालें, बैठना नहीं है। 2.57 10 to the power minus 3 is equal to 6.3 upon m into r is 0.083 into temperature 300 Kelvin। इसमें m की वैल्यू निकाल। अभी एक क्लास और लगेगी, वैंट ऑफ फैक्ट। 61,022 आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, देखते हैं। मोलर मास को उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो 6.3 इंटू 0.083, 0.083 के 2 जीरो हटा देते हैं इससे, तो 8.3 इंटू 300 के 2 जीरो इससे मल्टीप्लाई कर दिए, अपॉन 2.57 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, इसके 3 जीरो ऊपर कर देते हैं, तो 1000 ऊपर चला गया। तो m इज इक्वल टू 63 इंटू 83 इंटू 3, और 1 जीरो और जाएगा ऊपर 10, क्योंकि 2 जीरो इससे मल्टीप्लाई हुआ है, और नीचे 2.57, ठीक है। 2.57 के जीरो और ऊपर ले जाते हैं तो 1000 हो जाएगा। तो 63 इंटू 83 इंटू 3 अपॉन 257 इंटू 1000, नहीं हाँ 1000, 10 टू पावर 3। देखो ये कितना आता है, 61038। 6 पॉइंट आया होगा और वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 61 आया होगा समथिंग, तो ये आ गया 61038, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो आर की वैल्यू से है, अगर आर की एग्जैक्ट वैल्यू लेते तो 61022 आता, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? वैल्यू क्या होगी मोलर मास की? ग्राम पर मोल। यूनिट क्या होती है मोलर मास की? ग्राम पर मोल। 0.083 के आगे भी जाती है, 14, ठीक है। यहां तक नोट कर लिया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये करेक्ट एग्जाम्पल 2.9। "45 grams of ethylene glycol is mixed with 600 grams of water. तूने लिख लिया? यस, तो अभी क्या क्या गिवन है? W2 गिवन है, ये क्या है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? 45 ग्राम इज मिक्स विद 600 ग्राम, ज्यादा वाला सॉल्वेंट कम वाला सॉल्यूट, तो W2 हो गया हमारे पास 45 ग्राम, W1 हो गया 600 ग्राम। अच्छा, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो हमें डेल्टा TF निकालना है। डेल्टा TF इज KF इंटू, KF नहीं गिवन, वाटर का KF होता है 1.86, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन
m2 इंटू W1, KF कितना 1.86, W2 कितना 45 इंटू 1000। मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना निकला, निकाला किसी ने, बैठ गए। C2H6O2 का 50, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 32 62, 62 आया, ठीक है। 62 इंटू W1 600, ठीक है। तो ये कट जाता है 45 और 60, 15 पे आता है, 3 पे, ये 2 पे, तो ठीक है। 2 से ये भी कट जाए तो ये कितना आ गया 0.63, 0 से 0 काट देते हैं। 63 और 62 ऑलमोस्ट, पॉइंट से 100 हट गया, 63 अपॉन 62 विल बी ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग, तो 3 इंटू 3, हाँ 186, 3 से 186 और 62 3 पर ये 63 और 62 बच गया। 63 अपॉन 62 इज 1.01 ले लो या 1.05, तो ये समथिंग आ गया 3.1 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो 3.1 हमारा आ गया डेल्टा TF आ गया, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन देखें, कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है बुक में, कितना जो 5.03 चेंज किया है, इसमें कन्वर्जन की है। ग्राम से केजी, मोल पर केजी क्यों किया है? मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मास ऑफ वाटर। अच्छा मास ऑफ वाटर तो भी सही है, कुछ गड़बड़ हम नहीं करी है। इससे ये करने से मैंने गड़बड़ करी गई। KF कितना था 1.86, W2 45 और 1000 अपॉन 62 इंटू 600, ये 0 से 0 कट कर देते हैं पहले। सर 0 मत काटो, इसे 5 से कर दो। वो तो आ ही जाएगा जिससे। अच्छा 5 9 और 5 हो जाता है। 6 के टेबल पे आते हैं ना 15, 6 45 नहीं आता। हाँ सर 16 अच्छा 60 से काट लेते हैं, एक से 15 और ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने गलत किया होगा, ये 0.9 आना था ना, ये गलती है, ये आना था 0.93, ये कर लेना था मैंने, 0.63 कर दिया था उसको, ठीक है। 0.93, अभी आएगा अराउंड 2.2 आएगा, ठीक है। तो 2.2 केल्विन चेंज, डेल्टा TF आ गया। डेल्टा TF कितना होता है T1 माइनस T2, राइट। T1 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता था 0 डिग्रीज, कितना होता है 273 केल्विन होता है, और T2 हमें निकालना है सोल्यूशन का, और हमें ये कितना गिवन है 2.2, एक्चुअली में होता है 273.15, पर अब हम नॉर्मल भी ले सकते हैं। T2 इज इक्वल टू 273 माइनस 2.2, कितना आया 270.8, ठीक है। तो क्लियर है केल्विन, और 2.9 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट 2.10 करते हैं, ये हो गया, नहीं किया
2.10 1 gram of non-electrolyte solute dissolved in 50 grams of benzene. करो क्वेश्चन. W2 1 ग्राम, W1 50 grams. ठीक है. Lowered the freezing point by 0.540 Kelvin. जो फॉर्मूला होता है ना उसमें हमेशा दोनों ग्राम में होने चाहिए, W2 भी W1 भी. अगर कुछ केजी में तो पहले उसे ग्राम में कन्वर्ट करना, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे ग्राम में दे रखे हैं, पेपर में कभी केजी में आ जाएगा, फिर तुम उसको केजी में डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है. फॉर्मूले में सब कुछ ग्राम में होना चाहिए. करो इसे कंप्लीट. KF is 5.12. हाँ, तो W2 is 1 ग्राम, W1 is 50 ग्राम. अच्छा, वो कह रहे लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.40. तो ये क्या है? डेल्टा TF. डेल्टा TF इज 0.4. ठीक है. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. KF भी गिवन है. KF कितना है? 5.12. वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिर्फ मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो वैन टॉप फैक्टर में आती है. वैन टॉप फैक्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं कराऊंगा क्लास में. ठीक है. अभी तुम इसके सारे कवर करके आ जाओ, फिर हम वैन टॉप पे जा सकते हैं ना. ठीक है. तो जैसे हमारे टॉपिक खत्म होगा, मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है पहले बैच में, फिर उसके बाद हम इसके वैन टॉप फैक्टर के क्वेश्चन करेंगे. अच्छा, अब KF इज इक्वल टू 5.12. फॉर्मूला क्या लगाऊं दीपांशु? डेल्टा TF इज इक्वल टू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1. ये लगा दूं. तो KF है 5.12, W2 है 1 ग्राम इंटू 1000 अपॉन मोलर मास को उधर ले जाता हूँ M2 को, और डेल्टा TF को नीचे ले आता हूँ. अरे डेल्टा TF है 0.4 इंटू W1 कितना है? 50. ये तो इजी है, सॉल्वेबल है, जल्दी से कर दो इसे सॉल्व. 50 20 200 50. कितना आया आंसर? 256 ग्राम पर मोल. ठीक है. क्लियर. अब तुम्हारे होमवर्क के क्वेश्चंस हैं. ठीक है. कल कराऊं एंड ऑफ इसके आगे? कल आओगे? चलो कल देखता हूँ शाम में. और ये होमवर्क के क्वेश्चंस लिख लो अभी के लिए. सॉल्यूशंस जो तुम आज घर पे ट्राई करोगे, ये इंटेक्स में सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे जरूर करके आने हैं. बस 4 क्वेश्चंस हैं, ये 4 प्रैक्टिस करने हैं. बेसिक लेवल तुम्हारा यही है, ये 4 क्वेश्चंस और जो एग्जाम्पल्स कराए हैं. ठीक है. ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के हैं सारे. ठीक है. 2.9 से 2.12.